रिसेंटली हमने जो है सेलेक्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना? यानी कि डॉम हमने स्टार्ट कर लिया था। हमने पहले समझा था कि डॉम किसे कहेंगे, डॉम क्या होता है। उसके बाद हमने जो है 1-2 सेलेक्टर पे काम किया था। आगे कुछ और सेलेक्टर हैं, उन पे भी काम करेंगे, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग कुछ आप लोगों को टास्क दिया जाएगा लास्ट में। जिन लोगों ने टास्क नहीं किया है, वो टास्क ज़रूर कंप्लीट करें क्योंकि टास्क जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि टास्क अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आप सीख नहीं पाएँगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो टास्क कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। जी, डीबी रौनक जी बोलिए। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जी, बताइए आप लोग। आप रीजॉइन करिए। बाकी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। तो डीबी रौनक आप जो है रीजॉइन करिए। जी, मनीषा शर्मा जी आपने टास्क भेजा था? जी, रिप्लाई करिए भाई। मनीषा जी। टीनी जी आपने टास्क भेजा था? जी, बोलिए फटाफट बोलिए जिससे मैं पूछ रहा हूँ। प्रशांत आए क्या क्लास में? यस सर। ठीक है प्रशांत जी आप बताइए। सब बढ़िया है सर। आउटपुट नहीं बढ़िया नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। वो तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि आउटपुट पॉसिबिलिटीज के नाम बताइए आप। सर एक बार रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आउटपुट पॉसिबिलिटीज हैं जिनके हेल्प से हम आउटपुट लेते हैं, हम्म। उन पॉसिबिलिटीज के सर नाम बताइए। सर अलर्ट है, विंडोज डॉट राइट है और कंसोल डॉट लॉग है। सर ठीक है लैपटॉप से तो वॉइस नहीं आती। जी मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, प्रशांत जी आपने बता दिया। देवदीप जी आप बताइए। कंसोल और लॉग, यानी कि कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं हम लोग, तो उसमें कंसोल को हम क्या बोलेंगे और लॉग को क्या बोलेंगे? सर कंसोल कीवर्ड लॉग फंक्शन, हाँ, लॉग फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये कंसोल के अंदर पाया जाता है, कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर। नहीं मतलब लॉग फंक्शन क्यों? जैसे कंसोल एक कीवर्ड है तो उसका कुछ पहचान है कि सर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन है, एक लॉग कीवर्ड है? लॉग के बगल में पैरेंथेसिस होता है, हाँ, जिसके बगल में पैरेंथेसिस लगा होगा वो उसको फंक्शन। हम फंक्शन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। तो वो एक फंक्शन होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यस सर। ठीक है। जी हम लोग जो है लास्ट टाइम सेलेक्टर की बात कर रहे थे, तो हमने जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देख लिया था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इसको भी देख रहे थे हम। तो जिसमें एलिमेंट्स लगा होगा, जैसे नोटिस करिए यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है
और यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा हुआ है। तो जिसमें भी एलिमेंट्स लिखा होगा ये समझ लीजिएगा कि वो मल्टीपल चीजों को एक साथ सिलेक्ट करेगा। यानी कि जैसे हम किसी क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं या टैग को भी सिलेक्ट कर रहे हैं अगर हम, तो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो गेट एलिमेंट्स और गेट एलिमेंट दोनों में डिफरेंस है। यानी कि गेट एलिमेंट जहां लिखा होगा इसका मतलब वो एक ही चीज को सिलेक्ट करेगा, और गेट एलिमेंट्स जहां लिखा होगा वहां पर इसका मतलब यह है कि वो मल्टीपल चीजों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम बात करेंगे ये हमारा चैप्टर 6 है। इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूं जरा, js-ch-6.html। ठीक है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन का सिंबल दूंगा और यहाँ पर मैं js-ch या मैं सिलेक्टर लिख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा सिलेक्टर्स। ठीक है, h1 का यूज करता हूँ और मैं इंटू 10 कर लेता हूँ और सभी में मैं एक साथ कुछ डेटा लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ क्लास का यूज करूंगा और मैं सेम क्लास यहाँ पर दे दूंगा। मैंने हेड दे दिया और इसके ठीक नीचे मैं स्क्रिप्ट को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा, ऑल हेड के नाम से या ऑल हेड्स इसके नाम से। मीनिंगफुल वेरिएबल बनाइएगा कभी भी। डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम इस फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं हेड डिफाइन कर दूंगा। यानी कि हेड क्या है भाई? हेड एक क्लास है। अब इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इस फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पर आपको किसी भी क्लास का नाम देना है। वो क्लास HTML के अंदर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टैग में लगा हो, चाहे वो H1 में लगा हो, चाहे वो P टैग में लगा हो, चाहे वो div टैग में लगा हो, या किसी भी टैग में वो लगा हो। जैसे हमने एक div टैग भी बना लिया इस तरीके से, यानी कि div टैग, और इसके अंदर भी मैंने क्लास दे दिया। तो जरूरी नहीं कि अब हेड ही दो, सब जगह पे डेमो दे दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम div और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम पैराग्राफ। ठीक है, तो नोटिस करिए अभी अगर हम पेज को रिलोड करें, यानी कि इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो एक पैराग्राफ है, एक डिव है और बाकी सब हेड है, यानी कि हमने H1 से लिख रखा है। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। कंसोल हमने किया नहीं शायद, सिर्फ हमने सेलेक्ट करके रखा है एक वेरिएबल के अंदर। इसको कंसोल भी कर देंगे। तो अभी जो स्क्रिप्ट के अंदर कोड है वो कब एग्जीक्यूट करेगा? पेज रेंडर होते ही, यानी कि पेज लोड होते ही ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये कोड किसी बटन पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करे तो उस कोड को आपको फंक्शन से ब्लॉक करना होगा, यानी कि उस कोड को हमें फंक्शन से घेरना होगा। तो HTML के अंदर, सॉरी जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी कोड को अगर आप चाहते हो कि आप जब चाहते हो उसको अपने हिसाब से रन करना, अगर चाहते हो आप, तो आपको उस कोड को फंक्शन ब्रैकेट से, यानी कि उसको फंक्शन से घेरना होगा। ठीक है, यानी कि उसका डेफिनेशन फंक्शन के साथ करना होगा, तभी आप उस चीज को रोक पाएंगे। अभी क्या होगा, हम जैसे पेज रिलोड करेंगे यहाँ पर जितना भी हेड होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए डिव में है ना, डिव में मैंने जो है हेड क्लास नहीं दिया था, इसलिए डिव नहीं सिलेक्ट हुआ। H1 सेलेक्ट हुआ, पेज सेलेक्ट हुआ और बाकी का सारा H1 सेलेक्ट हुआ क्योंकि सभी में हेड क्लास था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर H1 लिख दें तो नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि सेलेक्टर आपका क्लास नेम है, इसलिए यहाँ पर किसी क्लास का ही नाम देंगे। नोटिस करिए अभी अगर मैं रिलोड करूं तो नोटिस करिए 0 आया, यानी कि इसका लेंथ 0 आया। ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। और मैं अगर आप ये चाहते हो कि ये जो कोड है वो किसी बटन पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करें, यानी कि अभी पेज लोड किया हमने और कंसोल हो गया, मैं चाहता हूँ ऊपर की तरफ एक बटन बनाऊं और उस पर जब क्लिक करूं तब ये कंसोल हो
कि यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया और मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। यानी कि ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है। इसके अंदर मैं डेमो के नाम से मैंने ऐसे फंक्शन कॉल किया, और इस फंक्शन का डेफिनेशन मैं नीचे करूँगा। तो डेफिनेशन करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा तरीके से, डेमो के नाम से कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं, और फंक्शन कीवर्ड के साथ भी हम इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। तो दोनों कोड सेम है, यानी कि ये वाला कोड और ये वाला कोड फिलहाल सेम है, दोनों ही फंक्शन बनाने का काम कर रहा है, दोनों ही डेमो के नाम से फंक्शन बनाएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि यही वाला तरीका यूज करिए, क्योंकि ये तो तरीका था, ये ओल्ड तरीका है। अब इन 2 लाइन के कोड को आपको ऊपर कर देना है, यानी कि फंक्शन से हमने लॉक कर दिया। तो ये आपका फंक्शन बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ और फंक्शन बॉडी यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, इसको हम फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो भी कोड करते हैं हम, वो फंक्शन के अंदर है, यानी कि फंक्शन की बॉडी बोला जाता है इस कर्ली ब्रैकेट को और इस कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितना भी कोड करेंगे वो इस फंक्शन से लॉक है। अब जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, यहाँ का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया, अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि हमने बटन पे क्लिक करने पे कॉल कर दिया उस फंक्शन को। हम चाहे तो इस फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, इसके ठीक नीचे ऐसे डेमो। तो अगर आपने डेमो को यहाँ पर कॉल कर दिया, तो पेज लोड होते ही ये डेमो फंक्शन कॉल हो जाएगा और कंसोल प्रिंट हो जाएगा। नोटिस करिए, ये दिखे ना, तो सारा एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। मुझे पेज लोड होते ही नहीं प्रिंट करना है, मुझे इस बटन पे क्लिक करने पे प्रिंट करना है, इसलिए मैंने ऑन क्लिक पे डेमो फंक्शन को कॉल किया है। तो एक फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, अलग अलग इवेंट पे कॉल कर सकते हो, या पेज लोड होते ही आप कॉल कर सकते हो। जितना बार चाहें एक फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। यानी कि फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि वहाँ का जो कोड है उसको हम अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं और भी यूज कर सकें। मैंने रिलोड किया और इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, अभी मैंने क्लिक किया तब रिजल्ट आया। नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया, अभी कोई रिजल्ट नहीं है, जब मैं क्लिक करूंगा तब कंसोल करेगा ये, ठीक है। तो जितना भी क्लास होगा हेड के नाम से, वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो चाहे किसी भी टैग में लगा हो, इस चीज का ध्यान में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि टैग से मतलब नहीं है, क्लास से मतलब है। चाहे वो किसी भी टैग में लगा हो, अगर वो क्लास मैच कर रहा है तो सारे टैग को एक बार में ही सिलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजों पे काम करेंगे। मैं कुछ H1 को यहाँ से कम कर देता हूँ, मैंने ऐसे कम कर दिया, 3 H1 रखता हूँ और बाकी मैं P टैग रखता हूँ, एक D टैग रखता हूँ, ठीक है। एक और सिलेक्टर है, नीचे की तरफ जाके देखते हैं नोट्स में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हो गया कि ये वाला फंक्शन भी मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा सेलेक्टर यूज करेंगे, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, ये लिखे है ना ये। अब यहाँ पर आपको कोई क्लास का नाम नहीं देना है, कोई आईडी नहीं देना है, अब यहाँ पर आपको टैग का नाम देना है। तो सपोज करो अगर मैं H1 यहाँ पर डिफाइन कर दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि पेज के अंदर यहाँ पर पेज के अंदर जहां जहां H1 होगा, सभी H1 को एक बार में सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर रख देगा, और उसी चीज को हमने कंसोल किया है। यानी कि जितना भी पेज के अंदर H1 होगा, सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये चीज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी क्योंकि हमने कंसोल किया है, ठीक है। तो कब प्रिंट होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब, क्योंकि जो फंक्शन है उसको हमने ऑन क्लिक पे कॉल कर रखा है। अभी मैंने रिलोड किया, अभी यहाँ पर क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए HTML कलेक्शन आया और इसका लेंथ क्या है 3, जितना हेड था यानी कि जितना H1 था सब सेलेक्ट हो गया। नोटिस करिए पी टैग और डिप टैग नहीं सेलेक्ट हुआ। अगर आप पी टैग सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर पी लिखेंगे आप इस तरीके से, तो पी टैग सेलेक्ट होके इसमें चला जाएगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा, नोटिस करिए पी टैग हमारा प्रिंट हो गया। तो अगर आप टैग से सेलेक्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप क्लास से सेलेक्ट करना चाहते हो तब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप आईडी से सेलेक्ट करना चाहते हो
तब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्टर को लेकर के आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। इन तीनों को भूल जाइए, इस पे फोकस करिए, इन दोनों पे सिर्फ। इन्हीं दोनों से लगभग सारा काम हो जाएगा आपका। यानी कि ये दो ऐसे सिलेक्टर हैं कि इसके हेल्प से आप चाहे किसी आईडी को सेलेक्ट कर लो, चाहे आप किसी क्लास को सेलेक्ट कर लो, चाहे आप किसी टैग को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यानी कि सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। तो इन दोनों की हेल्प से, यानी कि ये दोनों सिलेक्टर जो है, क्वेरी सिलेक्टर वाला और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इन दोनों की हेल्प से हम चाहे क्लास को सेलेक्ट करें, चाहे टैग को सेलेक्ट करें, या हम किसी आईडी को सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा भी गया है कि अगर आपको आईडी सेलेक्ट करना है तो उसके साथ हैश लगाना है, अगर आपको क्लास सेलेक्ट करना है तो डॉट लगाना है, अगर आपको टैग सेलेक्ट करना है तो आपको डायरेक्ट टैग का नाम देना है। ठीक है, अभी समझ में आएगा जब हम यूज करेंगे तब। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको H1 सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मल्टीपल H1 है यहाँ पर, और सेलेक्टर भी जरा ध्यान से देख लिए, दो है, सेम दो तरीके से, यानी कि दो सिलेक्टर है, लगभग नाम सेम है। यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लिखा गया है और यहाँ पर जो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा गया है। तो इसके डिफिनीशन से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जब आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे तो जितना भी क्लास होगा या जितना भी टैग होगा एक ही बार में सब सिलेक्ट होगा। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे तो भले ही मल्टीपल टैग या मल्टीपल क्लास हो पेज के अंदर, सिर्फ कोई एक ही सिलेक्ट होगा जो पहला वाला होगा। अभी मैं दोनों का आपको यूज करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कब कैसे क्या यूज करना है। तो अभी नोटिस करिए, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर भी H1 है और यहाँ पर भी H1 है। इस सबको हटा देता हूँ मैं, एक लेट वेरिएबल बनाते जरा हेड के नाम से, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया H1। तो आप यहाँ पर टैग का नाम दे सकते हो, क्लास का नाम दे सकते हो और हेड का नाम दे सकते हो, सॉरी आईडी का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर याद रखिएगा इस नाम को, इसी से आप सभी सोल्यूशन को कर सकते हैं। यानी कि सभी तरीके के सिलेक्टर का यूज सिर्फ एक ही सिलेक्टर से कर सकते हो। यानी कि चाहे आप आईडी से सेलेक्ट करना चाहें, चाहे आप क्लास से सेलेक्ट करना चाहें, चाहे आप टैग से सेलेक्ट करना चाहें, यही सिलेक्टर सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको करके दे देगा। नोटिस करिए मैंने H1 लिखा है, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर भी H1 है और यहाँ पर भी H1 है। तो अभी कितना एलिमेंट आएगा, यहाँ पर मैंने रिलोड किया, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, नोटिस करिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि शायद हमने प्रिंट नहीं किया। कंसोल और डॉट लॉग टच करेंगे इस तरीके से और हेड को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, अभी हम सेलेक्ट करना सीख रहे हैं चीज़ों को। इन चीज़ों पे काम करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को सेलेक्ट करके जावास्क्रिप्ट में लाना और उस पर काम करना, इन चीज़ों को सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाने वाले हैं। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करूँगा, नोटिस करिए मल्टीपल H1 था पेज के अंदर, लेकिन एक ही H1 आया। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा ताकि पता चले कि कौन सा H1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट H1 और यहाँ पर मैं सेकंड H1 लिख देता हूँ, सेकंड H1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड H1। इस तरीके से नोटिस करिए ये फर्स्ट H1 है, ये हमारा जो है सेकंड H1 है और ये हमारा थर्ड H1 है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे और मैं क्लिक करूँगा। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर रहे हो, यानी कि एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए अगर आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर रहे हो और मल्टीपल एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, तो कभी भी पहला एलिमेंट सेलेक्ट होगा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट पेज के अंदर होगा उसी को सेलेक्ट करेगा क्वेरी सिलेक्टर का अगर यूज किया गया है तो। क्योंकि ये जो क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन है ये मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ नहीं सेलेक्ट करेगा। अभी क्या आया, एक ही H1 आया। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाला H1 था वो आ गया, यहाँ पर लिख के आ रहा है और हाईलाइट भी कर रहे हैं, यहाँ पर तो हाईलाइट हो रहा है, नोटिस करिए। ठीक है, अगर इसी के जगह पे आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर लेते, यानी कि इसी के जगह पे आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर लेते, तो अब ऑल से मतलब क्या हुआ, यानी कि ऑल लिखा हुआ इसका मतलब सभी, सभी क्या, सभी H1,
जो भी यहाँ पर आपने लिखा है, सभी क्लास, सभी आईडी। तो पेज के अंदर कभी भी मल्टीपल आईडी नहीं दिया जाता है, क्लास ही मल्टीपल हो सकते हैं पेज के अंदर। तो यहाँ पर सभी H1 यानी कि सभी टैग और क्लास का मतलब सभी क्लास, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा गया है। तो अब नोटिस करिए कितना एलिमेंट आएगा। मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा, नोटिस करिए नोड लिस्ट आया और एक एरे के अंदर H1 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 इस तरीके से सारा आ गया, यानी कि जितना H1 था सारा एक ही बार में आ गया, है ना। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, अगर मल्टीपल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला एलिमेंट जो उसको मिलेगा उसी को सेलेक्ट कर लेगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, एक साथ मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करने का काम करेगा। नोटिस करिए यहाँ पर अगर पी टैग लिख देते हैं और यहाँ पर एक ही पी टैग है तो क्वेरी सिलेक्टर इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। ऐसा नहीं कि अगर पेज में एक ही एलिमेंट है तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एरे रिटर्न करेगा। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, नोड लिस्ट आया और पी टैग सेलेक्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। डिव भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर डिव लिख सकते हो। नोटिस करिए मैं यहाँ पर अब क्लास का नाम देने जा रहा हूँ हेड, इस तरीके से। तो अगर आप क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर रहे हो, क्लास या आईडी देते समय याद रखना इस चीज को, अगर आप क्लास दे रहे हो तो डॉट लगाना है, अगर आप आईडी दे रहे हो तो हैश लगाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल दोनों के केस में अगर आप आईडी दे रहे हो तो हैश और क्लास दे रहे हो तो डॉट। यहाँ पर नोटिस करिए यहाँ पर हमने हेड वाली क्लास दे दिया है, तो ये जो हेड क्लास है वो H1 में लगा हुआ है, उसके बाद इस पी टैग में लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर नीचे H1 में लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो पी टैग भी सिलेक्ट करेगा ये, यानी कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल पी टैग को भी सिलेक्ट करके इसके अंदर रखेगा, ठीक है। मैं रिलोड करता हूँ पेज को, मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए नोड लिस्ट आया। नोड का मतलब ये होता है कि यही टैग आपका, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इसको नोड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो नोड में कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को जो हम सेलेक्ट करते हैं इसी को नोड भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, जावास्क्रिप्ट शब्दों में इसको हम नोड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यही टैग जो सेलेक्ट हो रहा है, ये जैसे H1 है, डिव है, पी है, H1 है, अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करते हो तो वहां पर इसको आप नोड बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा रहा है नोड लिस्ट, नोड लिस्ट का मतलब यही हो गया कि टैग का कलेक्शन, ठीक है। तो H1 पी टैग यही सब इसको नोड भी बोला जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था हेलो कि देखिए पी, हाँ बोलिए। सर, ये जो नोड है टैग के लिए ही होगा? अगर टैग हम सेलेक्ट करते हैं तो वो वहां पे नोड लिस्ट शो करेगा, अगर मैनी टैग्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो। क्वेरी सिलेक्टर ऑल का अगर आप यूज करेंगे तो नोड लिस्ट आएगा यहाँ पर लिख के, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल मल्टीपल चीजों को एक साथ सिलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। ओके ओके सर। हाँ तो अगर आप क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ लिखेंगे, हेलो, जी बोलिए। डाउट था, जब हम लोग क्लास सेलेक्टर यूज कर रहे थे तो वहाँ पे HTML कलेक्शन आ रहा था और इसमें नोड लिस्ट आ रहा था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? मैं बता देता हूँ, देखिए ये जो क्वेरी सिलेक्टर है और क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, ये दोनों ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। और क्लास गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जो था वो ओल्ड जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन था, तो ये डेवलपर ने बस लिख दिया है, यानी कि पुराने तरीके में किसी ने अगर बनाया होगा, कोड किया होगा तो उसने कलेक्शन लिख दिया, HTML कलेक्शन, और यहाँ पर नोड लिस्ट लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर ही टैग ही होते हैं आपके, मतलब ये नया तरीका है तो यहाँ पर नोड लिस्ट लिखा गया है, तो इसको हम नोड भी बोल सकते हैं। और HTML का कलेक्शन और नोड लिस्ट यानी कि सेलेक्टर है, दूसरा अलग अलग सेलेक्टर है। जैसे क्वेरी सिलेक्टर अभी जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ, लगभग 2015 के आसपास, उससे पहले हम क्लास नेम का ही यूज करके काम करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से, तो इस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डेवलपर हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर खुद लिख दें, नोड लिख दें, ठीक है। तो बस एक वेरिएबल के अंदर रखा गया है और उस वेरिएबल को प्रिंट किया गया है,
ठीक है, तो जरूरी नहीं कि नोड लिस्ट रखा गया है तो उसमें कोई डिफरेंस हो गया, इसके अंदर भी टैग ही आएगा। और अगर HTML कलेक्शन लिखा गया है तो उसके अंदर भी टैग आएगा। वो पहले लिखते थे और ये अभी किसी ने लिख दिया है, यानी कि जो भी डेवलपर होंगे जो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे, अपडेट करते हैं जो जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, तो बस एक लिख दिया गया है, दोनों के अंदर टैग ही आते हैं। ठीक है, और टैग को आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड भी बोल सकते हो, इसी ध्यान रखिएगा। तो समझ गए आप लोग इस चीज को? नेम का डिफरेंस है ना, बस बाकी सारा हाँ, same। बस नेम का डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं। फिर वहां पर भी नोटिस करिए, हमने हेड डिफाइन किया ना, यहाँ पर क्या आया, H1 आया, पी टैग आया, H1 आया, पी टैग, सॉरी फिर से H1 आया। लिखो यहाँ पर, देखो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, अभी भी वैसे ही आपको टैग मिलेगा जैसे पहले मिले। अभी मैंने क्लिक किया, सर्च प्रॉब्लम है यहाँ पर, शायद हमसे कुछ गलती हो रहा है। अच्छा, डॉट नहीं लगाएंगे है ना, मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा, नहीं अभी भी कोई एरर है। हेड इज नॉट डिफाइंड बताया गया। अच्छा, ये जो हमने शायद वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया इसके लिए, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे नोड को। मैंने रिलोड किया, अभी मैं क्लिक करूंगा, देखिए HTML कलेक्शन आया। अब यहाँ पर भी तो वही चीज आ रहा है, H1 पी टैग H1। चलिए मैं दोनों तरीके से सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा सा भी। यहाँ पर डॉट लगाएंगे जब भी क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर हेड लिखा और इसके ठीक नीचे मैं हेड को भी प्रिंट करता हूँ इस तरीके से, दोनों को मैंने प्रिंट कर दिया। रिलोड कर लेंगे, मैंने इस पे क्लिक किया, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए दोनों चीज प्रिंट हुआ। यहाँ पर HTML कलेक्शन लिख के आया और यहाँ पर क्या लिख के आया, नोड लिस्ट। दोनों का लेंथ कितना है, 4। यहाँ पर भी देखिए 4। एरे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी एरे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। H1 में हेड क्लास लगा हुआ है, पी टैग में हेड क्लास लगा हुआ है, H1 में हेड क्लास लगा हुआ है, पी टैग में हेड क्लास लगा हुआ है। इसको ब्राउज करेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पर भी दिखेगा, देखिए। ठीक है, तो बस सेलेक्टर अलग अलग है, काम दोनों का सेम है, बस नाम जो है चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर नोड लिस्ट लिख दिया गया है और यहाँ पर HTML कलेक्शन लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि दोनों के अंदर ही HTML के टैग ही सेलेक्ट होके आएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यस सर, समझ गए। ठीक है, तो फिर हम आगे काम कर रहे हैं अब। तो हम ये समझ रहे थे कि अगर हम भूल जाएंगे सब कुछ, क्लास नेम, ID, टैग नेम भूल जाओ, इन दोनों पे आपको फोकस करना है, लास्ट वाले पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करता है। और क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है कि अगर मल्टीपल एलिमेंट भी है, जैसे मल्टीपल जगह पे हेड क्लास लगा हुआ है, तो अब इसके अंदर क्या आएगा, पहला वाला जो हेड क्लास इसको मिलेगा, अब वो चाहे किसी भी टैग में लगा हो। मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए H1 आ गया। इसी तरीके से अगर पहले पी टैग को अगर आप कर देते तो अब ये पी टैग को सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि पी टैग में भी हेड क्लास लगा हुआ है। नोटिस करिए इस तरीके से, समझ गए आप लोग इस चीज को? तो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या डिफरेंस है भाई? क्वेरी सिलेक्टर किसी सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप टैग नेम, ID, क्लास नेम दे सकते हो। इसी तरीके से क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर भी टैग नेम, ID, क्लास नेम दे सकते हो। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है आपको, जब भी ID या क्लास दे रहे होंगे तो ID है तो हैश लगाएंगे, और अगर क्लास है तो डॉट लगाएंगे एक्सेस करने के लिए। ठीक है ना? जिस तरीके से आपने CSS में अगर काम किया होगा, किसी क्लास को सिलेक्ट करके तो वहां पर डॉट लगाते थे ना, अगर क्लास होता था तो, और ID होता तो हैश लगाते थे। ठीक है, तो बस वही पैटर्न आपको फॉलो करना है कि अगर आप क्लास एक्सेस कर रहे हो तो डॉट लगाना है, और अगर आप ID एक्सेस कर रहे हो तो हैश लगाना है। टैग नेम अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो। नोटिस करिए, मैं चाहता हूं कि हेड के अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पर भी मैं नेम लिख देता हूँ लास्ट वाले में, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जहां पर हेड के साथ साथ ये नेम वाला क्लास हो, नेम वाला जो क्लास हमने लगाया अभी वो सेलेक्ट हो, और दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाए। या अगर आप दो जगह पे है क्वेरी सिलेक्टर यूज करो तो पहला वाला सेलेक्ट हो जाए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप स्पेस देंगे और डॉट ला के अगला वाला क्लास भी दे सकते हो। यानी कि अब क्या करेगा ये, जहां पर हेड के साथ साथ नेम क्लास होगा वो उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा ये।
नोटिस करिए, अभी हेड के साथ साथ यहाँ पर नेम क्लास है और हेड के साथ साथ यहाँ पर भी नेम क्लास है, लेकिन सिलेक्टर आपने कौन सा यूज किया है? क्वेरी सिलेक्टर, ऑल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से जो पहले होगा उसको सिलेक्ट करेगा ये। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करेंगे, अच्छा नल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक शायद क्लास, एक मिनट सिर्फ नेम देख के देखते हैं। रिलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, नहीं नल आ रहा है। स्पेस नहीं देंगे क्या? हाँ ठीक है, तो स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया था एक्सेस करते समय, तो ये स्पेस नहीं देना है बीच में। अगर आप स्पेस दे देंगे तो ये सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो नल आ गया, स्पेस नहीं देना है। अगर दो क्लास एक साथ सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे ही देंगे, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, इस पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए पी टैग सेलेक्ट हो गया। अगर आपको दोनों सेलेक्ट करना था, यह वाला भी, तो ऑल का यूज कर लेंगे। अब जैसे ही आप ऑल लगाएंगे तो जहां नेम और हेड दोनों मैच करेगा वहां का एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा, देखिए नोड लिस्ट आ गया, पी टैग आ गया और H1 आ गया, ठीक है। स्पेस आप तब देंगे जैसे सपोज करो मैं चाहता हूं पी टैग में जहां पर नेम क्लास लगा हो वो सिलेक्ट हो जाए, तो आपको ऐसे लिखना है पी नेम, ऐसे यानी कि डॉट नेम, पी यानी कि पी टैग हो गया और उसमें नेम क्लास अगर लगा हुआ है तो वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे मैं एक और पी बना देता हूं और यहाँ पर मैं हेड क्लास लिखता हूँ, नेम नहीं लिखता हूँ, तो अब क्या करेगा ये, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ आई एम हेड क्लास, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ आई एम नेम क्लास। तो बस ये समझने के लिए कि कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर लेंगे क्योंकि हमें एक ही चीज को सिलेक्ट करना है। तो पी डॉट नेम, इसका मतलब पी टैग होगा और जहां पर नेम क्लास लगा होगा वो सिलेक्ट होगा। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने क्लिक किया, अच्छा नल आया, तो स्पेस नहीं दीजिए, एक बार रिलोड कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नोटिस करिए पी टैग आ गया, ठीक है। तो स्पेस नहीं देंगे अगर आपको पी टैग के साथ साथ, तो कई बार ऐसा हमें करना पड़ता है, यानी कि प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर कई बार, जैसे कि किसी हम सेम क्लास पे काम कर रहे हैं और बीच में हमें कहीं पर किसी एक एलिमेंट का डिजाइन किसी दूसरे तरीके से रखना है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा क्लास जोड़ देते हैं और फिर उसको हम कंडीशन वगैरह लगा के सेलेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें आगे आपको समझ में आएंगी जब हम प्रोजेक्ट वगैरह में इनका यूज समझेंगे कि कैसे यहाँ पर मतलब कैसे वहाँ पर ये यूज हो रहे हैं, मल्टीपल क्लास दे करके उनको कैसे हम सेलेक्ट करके काम करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सिलेक्टर में आपको ये दोनों सिलेक्टर यूज करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इन्हीं दोनों की हेल्प से सभी तरीके के एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो आईडी हो, और चाहे वो जो है टैग हो, ठीक है। इसके ठीक नीचे देख लेते हैं कुछ और चीजें हैं। डॉम मैनिपुलेशन प्रॉपर्टीज, टैग नेम कल हमने पढ़ा था। जैसे कि मैं यहाँ पर डॉट लिख के नेम को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे नहीं मालूम है कि हेड के अंदर कौन सा टैग आ रहा है। जैसे अभी हम रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो देखिए मैंने क्लिक किया इस पर, पी टैग तो आ रहा है, ऐसा दिख रहा है पूरा। तो कभी कभी जब ज़्यादा कोड हो जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और HTML के अंदर भी, तो हमने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट किया, अब हमें नहीं मालूम है कि वो कौन सा टैग है, तो उसका टैग नेम अगर आपको पता करना होगा तो डॉट ला के आपको टैग नेम लिखना है। इस तरीके से आपको टैग का नाम पता चल जाएगा कि वो कौन सा टैग है। मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए पी टैग है वो, ठीक है। इसी तरीके से अगला है आपका इनर टेक्स्ट, आपने पढ़ा था। इनर HTML आपने पढ़ा था। टेक्स्ट कंटेंट इसको आपने नहीं पढ़ा था। तो इस ये क्या करता है कि मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। नोटिस करिए, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, बस मैं एक H1 बनाता हूँ और मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड। इस तरीके से क्लास नेम का यूज कर लेता हूँ, मैं हेड डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से। अभी मैंने क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया है और यहाँ पर मैं हेड डिफाइन करूंगा और मैं यहाँ पर मैंने हेड को प्रिंट किया। नोटिस करिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है H1 प्रिंट हो गया। अगर मुझे इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए तो इनर टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट, या इनर HTML का यूज कर लेंगे। मैंने रिलोड किया, क्लिक करेंगे तो सिर्फ जस्ट फॉर कोड। इसी तरीके से अगर आप
इनर टेक्स्ट का यूज करते हो तो उससे भी आपको टेक्स्ट मिल जाएगा अंदर का। मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा, अभी भी JS4 कोड आ गया। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज करते हो तब भी आपको अंदर का टेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन फिर तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस है। नोटिस करिए, ये जो HTML एलिमेंट है इसमें मैं स्टाइल लगाता हूँ और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं हिडन डिफाइन कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, पेज में ये H1 आपको नहीं दिखेगा। मैंने रिलोड किया, देखिए पेज में H1 नहीं दिख रहा है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो जाएगा H1। देखिए मैंने यहाँ पर रिलोड किया अगर और क्लिक करूंगा तो ये देखिए H1 सेलेक्ट हो चुका है। भले वो पेज में नहीं दिख रहा है फिर भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। नोटिस करिए मैं यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने लिखा इस तरीके से इनर टेक्स्ट या इनर HTML, जो भी लिखना है तो मैं इनर टेक्स्ट ही लिख देता हूँ पहले इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, मैंने रिलोड किया और क्लिक करूंगा, नोटिस करिए टेक्स्ट नहीं मिला हमें क्योंकि विजिबिलिटी जो है हिडन है, इसलिए नहीं मिला। अगर आप इनर HTML का यूज करते हो तो क्या होगा, नोटिस करिए मैं रिलोड करके इस बटन पे क्लिक करूंगा, JS4 कोड मिल गया। ठीक है, तो इनर टेक्स्ट और इनर HTML ये क्या करेगा, अगर इनर HTML का आप यूज कर रहे हो तो वो हिडन टेक्स्ट को भी लाके दे देगा। वही चीज है, अगर आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज करते हो तो ये भी आपको टेक्स्ट दे देगा निकाल के, भले वो हिडन टैग हो। मैंने क्लिक किया, ये देखिए है ना टेक्स्ट, लेकिन इनर टेक्स्ट आपको टेक्स्ट नहीं देगा निकाल के। मैंने इनर टेक्स्ट का यूज किया, नोटिस करिए रिलोड करके मैं क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो चीज यहाँ पर भी लिखा गया है, टैग नेम क्या करेगा, रिटर्न टैग फॉर एलिमेंट नोड। कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे जो एलिमेंट का नाम है वो, यानी कि नोड का मतलब एलिमेंट जावास्क्रिप्ट शब्दों में, उसका नाम आपको मिल जाएगा। इनर टेक्स्ट रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन। कहने का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए इस चीज को भी जरा मैं दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल आपको। मैंने एक UL का यूज किया और इसके अंदर मैंने LI बनाया और मैं एंकर टैग बना लेता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने लिस्ट लिखा, मैं नहीं यहाँ पर फ्रूट लिख देता हूँ, ऐसे लिखा फ्रूट। और यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखता। अच्छा मैं काम करता हूँ, एक और LI बना लेता हूँ। मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से क्लास। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम इस तरीके से। अगर हम पेज को रिलोड करेंगे तो अभी आउटपुट में हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर नोटिस करिए UL के अंदर कार और फ्रूट और होम दिख रहा है। अगर आप इस UL को सिलेक्ट करते हो, इसमें मैं क्लास नेम करके हेड डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से क्लास, ऐसे मैंने डिफाइन किया और ये हेड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इस हेड के अंदर से मैंने इनर टेक्स्ट का यूज किया। तो अभी क्या होगा, इंस्पेक्ट कर लेंगे और कंसोल में जाएंगे। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कार फ्रूट होम, कहने का सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पर कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के अंदर का टेक्स्ट निकाल के ये दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पर चाइल्ड लिखा गया है कि रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो मेन एलिमेंट है उसका तो रिटर्न करेगा ही करेगा, और उसके अंदर अगर कोई चाइल्ड भी है तो उसका भी रिटर्न कर देगा। जैसे कि ये एक पेरेंट कंपोनेंट है, अब इसके अंदर LI एक चाइल्ड कंपोनेंट है, इसका ये भी LI एक चाइल्ड कंपोनेंट है इसका। अब इस LI का चाइल्ड कंपोनेंट ये एंकर टैग है। ठीक है ना, तो मेन पेरेंट आपका ये है, इस एंकर टैग का पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है। ठीक है, और इसके ये सारे चिल्ड्रन हैं, यानी कि किसी चिल्ड्रन का भी टेक्स्ट ये निकाल के दे देगा अगर उसके अंदर है तो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इनर HTML का यूज करते हो तो क्या होगा, इनर HTML अगर आप यूज करेंगे तो टैग भी आ जाएगा साथ में। मैंने क्लिक किया, देखिए पूरा टैग आ गया, यानी कि जो UL के अंदर जितना भी टैग था LI और ये सारा टैग आ गया। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो आप इनर टेक्स्ट का यूज करिएगा, अगर आपको पूरा टैग चाहिए तो हम जो है इनर HTML का यूज करेंगे। ऐसा कई बार प्रोजेक्ट में केस आता है कि हमें कई बार टेक्स्ट चाहिए होता है, कई बार हमें पूरा एलिमेंट चाहिए होता है ना। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। मैंने रिलोड किया इस तरीके से और समझने की कोशिश करिएगा, इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा।
अभी यहाँ पर जो नोट्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 2-3 फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, ऐड के नाम से, रिमूव के नाम से और टॉगल के नाम से, ठीक है। अब सपोज करो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने एक डिव बनाया और इसमें मैंने क्लास का यूज कर लिया, मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया मेन, यानी कि मैंने मेन नाम से क्लास में कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर मैं डिजाइन करता हूँ चीज को। मैंने स्टाइल लगाया इस तरीके से, डॉट लाकर मैंने मेन को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, विड्थ डिफाइन करूंगा, मैंने डिफाइन कर दिया विद 200 पिक्सल, हाइट डिफाइन कर दूंगा मैं इस तरीके से 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर में डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से ब्लू वाला कलर, या जो भी कलर देना है वो आप दे सकते हो, मैंने ऐसे दे दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये हमें इस तरीके से कलर दे देगा, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको एनिमेट करवाऊं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एनिम के नाम से, यानी कि एक क्लास एक्सेस करता हूं ठीक से, डॉट एनिम, और इसमें मैं एनिमेशन का नाम वगैरह डिफाइन करूंगा। आपने सीएसएस के अंदर एनिमेशन पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देते हैं यहाँ पर, एनिमेशन का नाम, तो मैंने एनिमेट ही दे दिया, या एनिमेशन दे दीजिए आप, एनिमेट दे देते हैं, ठीक है। एनिमेट का नाम हो गया, यानी कि एनिमेशन का नाम हो गया। उसके बाद टाइमिंग देते हैं हम, तो मैंने 4 सेकंड दे दिया। उसके बाद जो है हम लीनियर, उसके बाद इनफाइनाइट डिफाइन करेंगे, इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट टाइम चलेगा ये। उसके बाद क्या करते थे हम, @ की फ्रेम्स का यूज करते थे इस तरीके से, और अलग अलग परसेंटेज पे हम चीज़ों को डिफाइन करते थे। मैंने एनिमेट को ऐसे एक्सेस कर लिया, यानी कि ये जो हमने नाम दिया था। आपने सीएसएस के अंदर पढ़ा है एनिमेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सीएसएस के अंदर एनिमेशन, जी बताइए भाई। यस सर। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। 0% का मैं यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ बैकग्राउंड कलर का वैल्यू रेड कर देता हूँ, यानी कि इसके बैकग्राउंड कलर का वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ चेंज हो जाएगा। और इसको मैं 3 से 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 0 के बाद मैं 25% डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, उसके बाद मैं 50% डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद मैं 75% डिफाइन करूंगा, और एक और बार मैं यहाँ पर 100% डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा कलर में चेंज करूंगा, येलो डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पर मैं डीप पिंक डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पर मैं ग्रीन डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ पर मैं जो है स्लेट ब्लू डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं रेड रखता हूँ। अभी क्या होगा, मैंने पेज रिलोड किया तो एनिमेशन काम नहीं करेगा। अभी क्या होगा, अगर हम ये जो क्लास हमने डिफाइन किया है, इसको इसके अंदर लगा दें मेन के साथ, तो वो एनिमेशन काम करना स्टार्ट कर देगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये तो सीएसएस से था। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट एनिमेशन, स्टार्ट एनिमेशन, यानी कि मैंने शॉर्टकट लिखा, यानी कि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, ये जो एनिम वाला बटन है, तब ये एनिमेशन स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पर अभी क्लास नहीं लगाऊंगा, मैं डायनेमिकली क्लास को ऐड करने वाला हूँ उस बटन पे क्लिक करने पे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जिस पे भी आपको क्लास ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इस मेन को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर मेन को सेलेक्ट करके इस मेन के अंदर रखूंगा यहाँ पर, और मैं कंसोल करके देख लेता हूँ कि मेन में आ रहा है कि नहीं, यानी कि जो मेन है वो हमारा सक्सेसफुली सेलेक्ट हुआ कि नहीं। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इस चीज़ को इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे। नोटिस करिए मैंने इस पर क्लिक किया, हमारा जो डिव है वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पे यानी कि जो मेन है इस पे क्लास लिस्ट को ऐड करना है, यानी कि क्लास यहाँ पर ऐड करना है। तो क्लास ऐड करने के लिए ये जो मेन है, यानी कि मेन ये जो आपका टैग है, या इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से आपको क्लास लिस्ट के नाम से, यानी कि क्लास लिस्ट इसके नाम से प्रॉपर्टी
कॉल करना है और इसके लिए आपको ऐड फंक्शन डिफाइन करना है। तो कभी भी जब भी आपको क्लास ऐड करना होगा, जैसे मुझे यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्लास ऐड करना है, एक और होता है क्लास नेम के नाम से, ठीक है। तो क्लास नेम और क्लास लिस्ट इस तरीके से होता है। तो जब भी आपको किसी भी तरह का क्लास ऐड करना होगा किसी भी के अंदर, यानी कि यहाँ पर हो सकता है मल्टीपल टैग हो इस तरीके से, तो पहले तो उस टैग को सेलेक्ट कर लेना है और उस टैग के अंदर से, यानी कि उस नोड के अंदर से क्लास लिस्ट के नाम से प्रॉपर्टी, उसके लिए ऐड फंक्शन कॉल करना है। और जो क्लास आपको ऐड करना है, जैसे पहले से एक क्लास रह जाए और इसके आगे एनिम के नाम से क्लास ऐड हो जाए, तो वो यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है, डॉट वर्ड नहीं लगाना है, डायरेक्ट एनिम यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एनिम क्लास ऐड हो जाएगा मेन के बगल में। नोटिस करिए, मैं रिलोड करूंगा, इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाता हूँ, सॉरी एलिमेंट में जाता हूँ। ये देखिए आप लोग, मेन है ना यहाँ पर मेन, अभी जैसे आप क्लिक करेंगे एनिम भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए एनिम क्लास लगा और जैसे ही एनिम क्लास लगा ये एनिमेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि एनिमेशन शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर आप क्लास लिस्ट की जगह क्लास नेम का यूज कर रहे होते तो क्या होता, नोटिस करिए मैंने क्लास नेम का यूज किया। अच्छा, जब क्लास नेम का यूज करेंगे तो ऐड फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, अगर आपको क्लास लगाना होगा तो डायरेक्ट इक्वल टू का सिंबल देंगे और यहाँ पर हम एनिम के नाम से क्लास को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्लास नेम और क्लास लिस्ट में थोड़ा डिफरेंस है। क्लास लिस्ट के लिए फंक्शन कॉल करना है, क्लास नेम के लिए आप इक्वल टू लगा के डायरेक्ट नेम देंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा वो समझने की कोशिश करिएगा। मैंने रिलोड किया, अभी देखिए यहाँ पर मेन क्लास लगा हुआ है, जैसे मैं क्लिक करूंगा वो मेन क्लास रिमूव हो गया, उसके जगह पे एनिम क्लास लग गया, ठीक है। यानी कि वो जो पूरा क्लास लगा होगा, चाहे वो 10 क्लास लगा हो चाहे 5 क्लास लगा हो, सब कुछ रिमूव कर देगा क्लास नेम। वो जो नया क्लास आपने यहाँ पर ऐड किया वो यहाँ पर डिफाइन कर देगा, और पुराना जो क्लास था उसके वजह से ये डिजाइन चल रहा था आपका, यानी कि जो डिजाइन किया था ना आपने यहाँ पर मेन की हेल्प से, तो वो तो गायब हो गया क्योंकि क्लास हट गया। जैसे क्लास हटेगा यहाँ से डिजाइन चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसके साथ साथ हम मेन क्लास को भी डिफाइन कर दें। ये सोल्यूशन है कि इसके साथ साथ हम मेन क्लास को भी लिख दें, यानी कि मेन एनिम दोनों लिख दें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने क्लिक रिलोड किया, नोटिस करें मैन पहले से, क्लिक करेंगे तो मैन एनिम दोनों लगेगा और इस तरीके से एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्लास नेम का आपको यूज नहीं करना है। अगर आप क्लास ऐड करना चाहते हो तो क्लास नेम का यूज नहीं करना है, आपको क्लास लिस्ट का ही यूज करना है। और याद रहे, क्लास लिस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो इस तरीके से आप क्लास ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए आपको डॉट लगा के ऐड फंक्शन को कॉल करना है। और इस ऐड फंक्शन में आपको एनिम या जिस भी नाम से आप क्लास ऐड करना चाहते हो और जिस भी नोड के अंदर आप ऐड करना चाहते हो, पहले उस नोड को सेलेक्ट कर लेना है। अब उस नोड के लिए आपको क्लास लिस्ट वाली प्रॉपर्टी को कॉल करना है, उसके अंदर से ऐड फंक्शन कॉल करना है और उसके लिए आपको एनिम को डिफाइन कर देना है। तो ये एक कीवर्ड है, ये एक फंक्शन है। मैंने रिलोड किया और मैं क्लिक करूंगा, देखिए अभी मैन लगा हुआ है, जैसे मैं क्लिक करूंगा मैन वैसे ही रह जाएगा, उसके साथ साथ एनिम भी यहाँ पर आ जाएगा। एक और बटन बनाते हैं इसके ठीक नीचे और यहाँ पर मैं स्टॉप एनिमेशन लिख देता हूँ, यानी कि स्टॉप एनिम, इस तरीके से डिफाइन किया स्टॉप एनिम। और मैं इसको स्टार्ट फंक्शन कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं नाम चेंज कर दूंगा, मीनिंगफुल नाम रखिएगा कभी भी आप लोग भी। स्टॉप डिफाइन करेंगे और इसी फंक्शन का डेफिनेशन मैं नीचे करता हूँ, स्टॉप डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो सब कुछ सेम रहेगा, आपको वैसे ही एलिमेंट सेलेक्ट करना है, बस यहाँ पर आपको रिमूव क्लास कॉल कर लेना है, यानी कि रिमूव क्लास कॉल कर सॉरी रिमूव क्लास नहीं, रिमूव फंक्शन कॉल कर लेना है क्लास लिस्ट के अंदर से। जब भी आपको ऐड करना होगा तो ऐड फंक्शन, जब भी आपको रिमूव करना होगा तो रिमूव फंक्शन। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर, काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है आपका, ठीक है। मैंने रिलोड किया और इन सब चीजों की हेल्प से हम काफी इंटरेस्टिंग चीजों को बनाने वाले हैं, ठीक है। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए अभी यहाँ पर मेन लगा हुआ है, जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो एनिम लग जाएगा, जब आप अभी एनिमेशन चल रहा है। अभी हम स्टॉप पे अगर क्लिक करें, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, तो पहले तो मैं स्पेलिंग ठीक कर दूंगा। यहाँ पर मैंने रिलोड किया, अभी मेन लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एनिम लग जाएगा, एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे, एनिम हट जाएगा, एनिमेशन रुक जाएगा, ठीक है। एक और है,
अगर आप चाहते हो कि एक ही बटन से आपका स्टार्ट स्टॉप दोनों हो, यानी कि स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों एक ही बटन से हो, अगर आप चाहते हो कि दोनों एक ही बटन से हो, स्टार्ट भी स्टॉप भी, तो आपको एक ही फंक्शन बनाना है, फिर स्टार्ट एंड स्टॉप के नाम से इस तरीके से फंक्शन बनाइएगा। अच्छा, एंड नहीं देंगे बीच में, देखिए एंड नहीं देंगे, हम अंडरस्कोर लगा देंगे, या तो हम ऐसे लिख देंगे स्टार्ट स्टॉप, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कॉल कर लेंगे। यानी कि कॉल करना इंपॉर्टेंट है भाई, कॉल नहीं करेंगे तो ये कैसे कॉल होगा। और यहाँ पर आपको ऐड की जगह टॉगल के नाम से फंक्शन कॉल करना है। तो टॉगल क्या करेगा, जैसे सपोज करो अभी मैंने रिलोड किया, टॉगल फंक्शन हमने कॉल किया है, कौन सा क्लास आप ऐड कर रहे हो, एनिम के नाम से, वो चेक करेगा क्या यहाँ पर एनिम है, यानी कि अगर क्या पहले से यहाँ पर एनिम है, अगर पहले से एनिम है तो उसको रिमूव कर देगा, अगर एनिम नहीं है तो उसको ऐड कर देगा। यानी कि टॉगल फंक्शन रिमूव और ऐड दोनों करने का काम करता है। अगर पहले से है तो उसको रिमूव करेगा, अगर नहीं है तो ऐड करेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी नहीं था इसलिए ऐड हो गया, ठीक है, एनिमेशन स्टार्ट हो गया, अभी है यहाँ पर। अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए है ना, चला गया। तो इससे हम बड़े बड़े काम को करते हैं। अभी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ये छोटा सा डेमो था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफी इंटरेस्टिंग चीजों को सीखने वाले हैं। जब हम कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे, लूप वगैरह पढ़ेंगे, तो इसके हेल्प से हम काफी इंटरेस्टिंग चीजों को सीखने वाले हैं। फिलहाल इन तीनों फंक्शन को आपको याद रखना है, ऐड, रिमूव और टॉगल फंक्शन। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता हूँ आपको फ्यूचर में, यानी कि क्लास लिस्ट के अंदर से कौन कौन से फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, या रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, ऐड फंक्शन क्या काम करता है, टॉगल फंक्शन क्या काम करता है। इस पे काफ़ी जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये समझ लीजिए, और इसके हेल्प से हम काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं आगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को टास्क दिखा देता हूँ, क्या है आप लोगों का टास्क, ठीक है। तो आपका टास्क ये है, यहाँ पर लिखा गया है स्टार्ट इमेज, स्टॉप इमेज, स्टार्ट कलर, स्टॉप कलर, स्टार्ट लोडर, स्टॉप लोडर, स्टार्ट जूम, स्टॉप जूम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, मैंने क्लिक किया, नहीं, एक मिनट, मेरा इमेज का फोल्डर शायद इसके अंदर नहीं आया है, तो मैं वहाँ से इमेज का फोल्डर निकाल लूँगा। मैंने कट कर लिया और इस वाले फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जो है इसके अंदर आ गए ना दोनों, इमेज भी और ये भी, ठीक है। अभी मैंने रिलोड किया, यहाँ पर इमेज है पहले से एक, स्टार्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, देखिए इमेज के लिए से एनिमेशन स्टार्ट हो गया। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दिए, तुरंत स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हम इस पर अगर क्लिक करें तो कलर के लिए एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नोटिस करिए। स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, इस तरीके से रुक गया। स्टार्ट लोडर, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नोटिस करिए लोडर के लिए एनिमेशन स्टार्ट हो गया। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा कोड नहीं करना है आपको, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ज़्यादा कोड है नहीं, इतना ही कोड होगा लगभग जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। आपका CSS का स्किल इंप्रूव होना चाहिए, यानी कि कोई बात नहीं, अगर आपकी CSS भी वीक है तो अगला जो लेक्चर होगा इस पे हम बात करेंगे। शुरुआत में हम पहले इस ये जो यहाँ पर जो भी बनाया गया है उस पे बनाएंगे उसको, फिर हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो टास्क गया है आपको वो थोड़ा सा सिंपल भी था और लगभग लोगों ने अच्छे से उसको करके दिया है। हो सकता है आपको थोड़ा ये टफ लग रहा हो, लेकिन टफ नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा कोड नहीं करना है आपको यहाँ पर CSS का ज़्यादा कोड करना है। अगर आपको CSS की नॉलेज होगी ना तो आपको CSS का भी बहुत कम कोड करना पड़ेगा, अपने स्किल के हिसाब से आप कोड को मैनेज कर सकते हो। ये लोडर चलेगा स्टार्ट लोडर पे, स्टॉप लोडर पे लोडर स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट जूम पे क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा इस तरीके से, स्टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये जूम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम बारी बारी चला सकते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप ही चला सकते हैं, एक साथ आप चला सकते हो। इस पर क्लिक कर देंगे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब एक साथ चलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि हम चाहें तो सबको एक साथ चला दें और हम चाहें तो स्टेप बाय स्टेप सबको चलाएं। तो होप आप लोगों को ये टास्क जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा कोड नहीं करना है आपको, मतलब समझ गए होंगे आप क्या करना है, ठीक है ना। तो ऐसा टास्क आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है सीखने के लिए,
हम सिर्फ कंसोल में नहीं पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैं कंसोल में पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको। मैं समझाना, जब तक मैं अच्छे से समझा नहीं देता हूँ, मेरा दिल ही नहीं मानता है। ठीक है ना? यानी कि भले ही हम कम पढ़ेंगे, अगर आप अदर कहीं जगह पे होते ना तो अब तक जावास्क्रिप्ट खत्म हो गया होता, क्योंकि कंसोल में पढ़ाएंगे, कंसोल में तो जावास्क्रिप्ट 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4-5 घंटे में सब खत्म हो जाता है। ठीक है? तो कंसोल में नहीं पढ़ना है हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है। समझ रहे ना आप लोग? तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही है, समझ लीजिए। ये जो टास्क है, लोडर आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर कई सारे जगह पे यूज होता है, ऐसा भी लोडर बनता है, इसलिए मैंने ये बनाया है। कई सारी वेबसाइट में आप लोगों ने शायद देखा हो कि जब हम फर्स्ट टाइम पेज को लोड करते हैं तो बीच में ऐसे ही लोडर चलता है ना? देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। ठीक है? कई सारी जगह पे आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड का कलर वगैरह ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है? या हम उस पर कर्सर लेके जा रहे हैं तो अलग अलग तरह का बैकग्राउंड कलर आ रहा है। कई सारी जगह पे आपने इमेज के लिए भी देखा होगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड हैं, यानी कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना? तो टास्क आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए। और जिन लोगों ने टास्क नहीं किया है, तो इससे अच्छा मैं कहूँगा आप क्लास में मत आओ, कोई मतलब नहीं क्लास में आके, आप सीख ही नहीं सकते हो। टास्क नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, और टास्क करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 घंटा टास्क में टाइम देना होगा, यानी कि 1 घंटा तो लेक्चर में देना ही देना है, टास्क में भी आपको 1 से 1.5 घंटा देना होगा। तो जितना भी टाइम लग रहा है उसको दीजिए। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपको दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर और कितना भी अच्छा टीचर आ जाए, आपको नहीं सिखा सकता है। यानी कि जब तक आप टाइम नहीं देंगे आप सीख नहीं सकते हो, चाहे वो कितना बड़ा डेवलपर हो, कितना बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो। ठीक है? और कितना भी बड़ा जो है वो नॉलेज वाला आदमी हो, आपको नहीं सिखा सकता वो, क्योंकि आपको कोई घोल के नहीं पिला सकता है। कोई ये दवा नहीं कि घोल के पिला देंगे तो आपको आ जाएगी। ये जब तक आप खुद से नहीं करेंगे नहीं सीख सकते हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जो उनको टास्क नहीं करना है तो क्लास में आने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप मत आइए क्लास में। यानी कि अगर आप क्लास में आ रहे हो, सब कुछ आप टाइम टू टाइम कर रहे हो, यानी कि क्लास सारी देख रहे हो, लेक्चर भी देख रहे हो, तो टास्क भी करिए। टास्क नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे, फिर लास्ट में कहोगे सर हमने 2 महीने आपको टाइम दे दिया, हमें कुछ सीखने को नहीं मिला। ठीक है? टास्क करिए भाई, और टास्क आप लोग नहीं करेंगे तो नहीं सीख सकते हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है? तो टाइम मत देखिए, टाइम 21:08 हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, बट टाइम मत देखिए आप लोग, क्योंकि हम लोग जो है 10:15 तक भी पढ़ सकते हैं, 9:30 तक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरे क्लास में आइए तो टाइम देख के मत आइए कि सर ने कहा है 8 से 9 चलेगा तो बस 8 से 9 ही चलेगा। हम आगे भी पढ़ सकते हैं, कभी आधा घंटा पढ़ सकते हैं, कभी 1 घंटा पढ़ सकते हैं, कभी 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? वैसे मेरी रिएक्ट नेटिव की क्लास रहती है 9 से 10, तो मैं 9 तक ही पढ़ा पाऊंगा। लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि हमें 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, और रिएक्ट नेटिव को मैं थोड़ा सा और आगे से स्टार्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि टास्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट सीखिए, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखिए, प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से बनाइए जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, हलवा लगेगा, हलवा जैसे हलवा मिलता है ना घर पे, फटाफट खा लेते हो, वैसी सब लगेगा। बस जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लो, वैसी सब लगेगा। ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट नहीं सीख के जाओगे तो फिर आप जो है बिल्कुल थक जाओगे, है ना? क्योंकि उसमें सारी चीजें लॉजिकल होंगी। ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। टास्क का स्क्रीनशॉट जो है भेज दीजिए, और मैं तो कहूँगा वीडियो बना के ही भेज दीजिए इस चीज़ का, क्योंकि एनिमेशन होगा तभी सबको पता चलेगा कि एनिमेशन के रूप में कुछ काम करना है। ठीक है? तो छोटा सा वीडियो बनाइएगा और भेज दीजिएगा। ये सीन लीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है? सर ठीक है? फिर से जी। एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या करना है। कुछ नहीं नहीं मतलब करना है, इसमें ना सिंपल यहाँ पर देखिए स्टार्ट इमेज लिखा हुआ है ना, तो इस पे जब क्लिक करेंगे यानी कि स्टार्ट इमेज, पहले तो ये डिजाइन आपको बना लेना है। ठीक है? और क्लास वगैरह लगा के, जैसे अभी हमने इस पे जब काम किया था
तो हमने पहले ही एनिमेशन वगैरह चला के देख लिया था क्लास लगा के, पूरा आपको काम कर लेना है सभी के लिए। तब आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा क्लास लगाया था उसको रिमूव कर देना है। अब आपको क्लिक करने पे ऐड करना है उसी क्लास को। पहले तो आपको एनिमेशन CSS की, यानी कि जो भी यहाँ पर काम हो रहा है वो HTML CSS की हेल्प से बन जाएगा, लेकिन HTML CSS की हेल्प से अगर बनेगा तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो गया, इस पे हमने क्लिक किया तो स्टॉप हो गया, ठीक है ना। तो जो लॉजिक लग रहा है वो ऐड और रिमूव का ही लग रहा है। तो पहला ये है कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला एनिमेशन स्टार्ट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे स्टॉप हो जाएगा। अगला स्टार्ट कलर का है, कलर चेंज होगा, स्टॉप कलर। स्टार्ट लोडर, ये लोडर स्टार्ट होगा। स्टॉप लोडर। स्टार्ट जूम, ये जूम स्टार्ट होगा। स्टॉप जूम। और चारों को हम एक साथ भी चला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यही टास्क है। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।